Hello, my dear friends. This is Dheeraj Suri, and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. आज की इस क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस द पेपर ऑफ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस 2019. ठीक है जी. देखिए बच्चों, मैं आप जो बच्चे हमसे पहले से पढ़ते हैं वो जानते हैं दैट व्हाट आई डू, आई रिकॉर्ड द पेपर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स. पहले ऐसा हो रहा था कि एक बंच था 10 क्वेश्चंस का मैथ्स का, एक बंच 10 क्वेश्चंस का माइक्रो का, 10 स्टैट्स का, इकोनोमेट्रिक्स का, तो मैं एक साथ रिकॉर्ड करता था उसको. मगर अभी क्या हो रहा है कि पिछले 1-2 साल से कि क्वेश्चंस जम्बल्ड आ रहे हैं, वो बंच नहीं दे रहे हैं. ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैथ्स का है, फिर अगला स्टैट्स का, अगला माइक्रो का, अगला मैक्रो का, ऐसे जम्बल्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो अब उसको ऐसे क्लासीफाई करके रिकॉर्ड कर पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है. तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम रिकॉर्डिंग द क्वेश्चंस एज दे आर कमिंग. ठीक है, सब्जेक्ट वाइज अब मैं उसको अलग से करके रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ जैसे अब तक पहले कर रहा था. देखिए, जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं, हम जो पढ़ते हैं वो तो जानते हैं, और जो नहीं पढ़ते उनको हम एक बार फिर से याद दिला दें. हम लोग एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस के लिए फुल कोर्स वीडियो क्लासेस प्रोवाइड करते हैं. इसमें जो मेन सब्जेक्ट्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो के अंदर ही हम लोग कुछ पोर्शंस डेवलपमेंट के, कुछ पोर्शंस इंटरनेशनल के साथ में इंक्लूड करते हैं. मैथमेटिकल मेथड्स जिसको आप मैथ्स बोल सकते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स जिसको आप स्टैट्स बोल सकते हैं, एंड इकोनोमेट्रिक्स. ये सभी पेपर्स हम लोग इन सब के ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं. प्लस इसके साथ इन सब के रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी. इनके साथ हम लोग आपको प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं डीएससी का, जेएनयू, आईएसआई, ये मेन जो पेपर्स हैं इन सबके सॉल्यूशंस भी वीडियो क्लासेस आपको प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, उसी सीक्वेंस में सभी पेपर्स जो बच्चे हमारे पास एनरोल्ड हैं उनके पास सब पेपर्स हैं. ये 2019 का पेपर अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ. ठीक है, राइट. अब हम जब आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं उसके बाद आपकी जो क्वेरीज हैं वो क्वेरीज के लिए हम लोग ऑनलाइन लाइव सेशंस कंडक्ट करते हैं. और लाइव सेशंस में जो भी आपकी क्वेरीज हैं 1-to-1 क्वेरीज को रिजॉल्व करवाते हैं. मगर मेरी कोशिश रहती है कि हम चीज़ों को इस तरह से प्लान करें कि बच्चों की बहुत ज़्यादा क्वेरीज जनरेट ना हो. ठीक है, इसीलिए जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं सबके सब मैं डिटेल्ड में उनका सॉल्यूशन आपके सामने यहाँ करता हूँ. जब मैं पेपर को सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों तो मैं बहुत डिटेल में जाके सॉल्यूशन करता हूँ. मगर जब आप एमसीक्यू एग्जाम में करेंगे तो आपको बहुत जल्दी करना होगा. मैं डिटेल में इसलिए जाता हूँ कि बच्चों की क्वेरीज कम से कम जनरेट हो, और साथ में बताता जाऊंगा आपको कि मैं ये फॉर्मेलिटीज कर रहा हूँ. इन फॉर्मेलिटीज को आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, डायरेक्टली जंप कर सकते हैं आंसर के ऊपर. ठीक है जी. अब आज की इस क्लास में क्योंकि मेरा पर्पज है आपके साथ 2019 का पेपर डिस्कस करना, तो आइए जी पेपर स्टार्ट करते हैं. पहले पेपर आपके सामने रखता हूं. देखिए यहाँ पे ये एमए इकोनॉमिक्स का पेपर है, डीएससी 2019 लिखा हुआ है, J19 जून में होता है पेपर. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है रेंज ऑफ द फंक्शन f सच दैट r टू r डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज. देखिए रेंज हम कैसे निकालते हैं. एक तरीका तो ये होता है कि इफ वी हैव y एज अ फंक्शन ऑफ x, यू एक्सप्रेस x एज अ फंक्शन ऑफ y. ठीक है, एक्सप्रेस x एज अ फंक्शन ऑफ y, उसको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन. उस इनवर्स फंक्शन का डोमेन निकालिए. द डोमेन ऑफ द इनवर्स फंक्शन इज द रेंज ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन. एक तरीका तो ये. दूसरा तरीका मैंने आपको क्लास में सिखाया कर्व स्केचिंग का. आप कर्व स्केच कीजिए, ग्राफ बनाइए, और उस कर्व स्केच से आप पता लगा लीजिए y की हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज क्या पॉसिबल हैं, उसको रेंज कह देते हैं. ठीक है, लेकिन जब मैं एमसीक्यू पे जाता हूं तो मैं देखता हूं कर्व स्केचिंग वाला रास्ता थोड़ा सा बड़ा होता है. मतलब उसमें हमको पहले पता लगाना पड़ता है कि फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग, कहाँ डिक्रीजिंग, स्टेशनरी पॉइंट्स कौन से हैं, कनकेव कहाँ है, कॉन्वेक्स कहाँ है, एक्स एक्सिस को कहाँ मीट करता है, वाई एक्सिस को कहाँ मीट करता है. थोड़ा लंबा प्रोसेस है. एमसीक्यू में उसको हम अवॉइड करते हैं. एमसीक्यू में क्या करते हैं हम लोग, वी ट्राई टू रिप्रेजेंट x एज अ फंक्शन ऑफ y, मतलब इनवर्स फंक्शन निकालते हैं और इनवर्स का डोमेन निकालते हैं. इनवर्स का जो डोमेन होगा वो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज होगी. सिंपल सी बात है. वही का हम यहाँ पे करने वाले हैं. वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. आइए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 1, वी हैव y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. ये फर्स्ट क्वेश्चन है जी. इसकी रेंज मालूम करनी है हमको. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं पहले तो. वी गेट
एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x plus 2, taking everything on the left side and taking the relevant terms common, we get x square times y minus 1 plus x times y minus 1 plus y minus 2 is equal to 0, right? Now this is a quadratic equation. आप पढ़कर आते हैं quadratic equation अगर आपके पास हो ax square plus bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो वहां पर x क्या होता है? x इज माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a. पढ़ा आपने वे बैक इन 9-10 क्लास में पढ़ते हैं कोई कहीं पर आप ये चीजें. तो अब यहाँ पर दिस y माइनस 1 इज a, दिस y माइनस 1 इज b एंड दिस y माइनस 2 इज c. सो व्हाट इज x? x इज माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a. सो इफ यू लाइक नाउ आई हैव टू फाइंड इट्स डोमेन. मैंने इनवर्स कन्वर्ट कर लिया, इसका डोमेन फाइंड करना है. डोमेन के लिए मेरे पास रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज होनी चाहिए. तो देखिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको रीअलाइनमेंट करता हूँ चीज़ों को. अगर हम इन दोनों को एक साथ रखते हैं तो वी गेट माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/2. जैसे आप जानते हैं कि अंडर रूट जेड स्क्वायर इज जेड, तो जेड अगर रूट के अंदर जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो वाई माइनस 1 को रूट में ले जाइए स्क्वायर बन जाएगा. वी कैन टेक वाई माइनस 1 कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर. वाई माइनस 1 माइनस 4 टाइम्स वाई माइनस 2 डिवाइड बाय वाई माइनस 1 होल स्क्वायर. So that means we have x is equal to minus half plus minus half under root y minus 1 minus 4y plus 8 upon y minus 1, क्योंकि एक y minus 1 यहाँ पे कैंसिल हो जाता है. So we have x is equal to minus half plus minus half under root 7 minus 3y अपॉन y माइनस 1. देखिए मैंने बड़ी ही एलैबोरेटिव प्रेजेंटेशन आपके सामने दी है. एमसीक्यू करते समय सर सबकी खास जरूरत नहीं है. मैंने स्टार्टिंग में बोला मैं इसलिए ज़्यादा लिख रहा हूँ कि किसी की भी कोई क्वेरी मन में बचे ना, आप फटाफट से जंप करते करते अपने आंसर पर पहुंचेंगे. तो अब हम ये जानते हैं हमें इस फंक्शन का डोमेन निकालना है. इसका डोमेन क्या होगा सर? डोमेन के लिए द वैल्यू इनसाइड द स्क्वायर रूट मस्ट बी नॉन नेगेटिव. इट कैन बी 0, इट कैन बी पॉजिटिव. तो मतलब यहां पर ये है दैट 7 माइनस 3y अपॉन y माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट? अब इसका एक तरीका तो इनइक्वालिटीज के टॉपिक में आपको मैंने सिखाया है, बोथ शुड बी पॉजिटिव, बोथ शुड बी नेगेटिव, और फिर कॉमन निकाल लीजिए. ठीक है, एक तरीका नंबर लाइन से आप सीख सकते हैं. नंबर लाइन पे आप क्या करेंगे, आप देखिए न्यूमरेटर कहाँ 0 है और डिनोमिनेटर कहाँ 0 है. न्यूमरेटर 0 जहाँ पे y की वैल्यू है 7/3 और डिनोमिनेटर 0 जब y की वैल्यू है 1, तो 1 2 3. सो एक तो y की वैल्यू मुझे 1 चाहिए, एक चाहिए 7/3. 7/3 विल बी 2 पॉइंट समथिंग समवेयर हियर. ये 7/3 है. तो अगर मैं 1 से पहले कोई नंबर लेता हूं, सपोज 0 ले लेते हैं, क्लियरली 0 नजर आ रहा है 1 से पहले. इफ आई टेक 0 हियर, तो न्यूमरेटर इज पॉजिटिव, डिनोमिनेटर इज नेगेटिव, माय आंसर विल बी नेगेटिव. 1 से 7/3 के बीच में 2 ले सकते हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, आंसर इज पॉजिटिव. और अगर 7/3 से आगे मैं 3 ले लूंगा तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, आंसर नेगेटिव आएगा. ठीक है, तो मुझे पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए. पॉजिटिव कहां पर आ रही है? पॉजिटिव आ रही है 1 से 7/3 के बीच में. मगर एक बात ध्यान रखिएगा, हम डिनोमिनेटर को 0 नहीं बना सकते वरना फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा. तो मतलब इसका डोमेन क्या है? y बिलोंग्स टू 1 to 7/3. 1 के साथ मैंने राउंड ब्रैकेट लगाया, मतलब मैं यहाँ पर ओपन इंटरवल की बात कर रहा हूँ, और 7/3 के साथ मैंने लगाया है क्लोज इंटरवल, क्लोज ब्रैकेट, मतलब मैं क्लोज इंटरवल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, 1 to 7/3 ऑप्शंस में आ जाइए. 1 to 7/3 सर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी. मगर मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इनसे 1 नहीं लिया जा सकता, क्योंकि हम जब 1 लेते हैं तो हमारा जो वैल्यू है वो
सही नहीं आता। मगर मैं यहाँ पर एक बात आपको एक चीज बड़ी क्लियरली बता देता हूँ, यहाँ पे आपको। देखिए अगर आप लिमिट x गोस टू इन्फिनिटी करते हैं, यहाँ पे देखिए लिमिट x गोस टू इन्फिनिटी करेंगे अगर, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। सो इफ यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर यू गेट लिमिट x गोस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 बाय एक्स अपॉन 1 प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स। सो आई एम गेटिंग 1। तो y कैन टेक वैल्यू 1, बट y 1 तब लेगा जब x गोस टू इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो टेक्निकली इनकी बात सही है, मगर हमारा फिर आंसर में क्यों नहीं आ रहा था? हमने जो प्रोसेस अपनाया ना सर, उस प्रोसेस में कई बार ऐसा होता है कि कंप्लीट आंसर नहीं आता, ये बात समझेगा। जो मैंने इनवर्स फंक्शन लेके आंसर निकाला है, इसमें कुछ क्वेश्चंस में कई जगह आपको ऐसा मिलेगा जहाँ पे आंसर एग्जैक्ट नहीं आ रहा होगा, कुछ ना कुछ उसमें कोई एडिशन डिलीशन करने की जरूरत पड़ेगी मेरे को। हाँ, लेकिन अगर मैं कर्व स्केचिंग वाले रास्ते से चलता हूँ तो मेरे पास एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा, तब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मगर फिर वही बात है सर, कर्व स्केचिंग का रास्ता होता भी लंबा है। तो यहाँ पे अब मैंने तो ये करके आपको दिखाया, मगर आप एग्जाम में जो नियरेस्ट है उसको आप मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर आपने क्या मार्क कर दिया जी? ऑप्शन नंबर 3, 11687 ऑप्शन है, इस पे आप मार्क कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा, देखिए ये इकोनोमेट्रिक्स का क्वेश्चन है। डेटा फ्रॉम अ रैंडम सैंपल ऑफ 107 होम सेल्स इन 2003 yielded the regression P cap is equal to 119.2 plus 0.485 BD plus 23.4 BA plus 0.156 HX plus this, ठीक है। R square ये है स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन, SER स्टैंडर्ड ऑफ रिग्रेशन है 41.5। P इज द प्राइस, 1000 रुपीज में प्राइस है। BD नंबर ऑफ बेडरूम्स है, BA नंबर ऑफ बाथरूम्स है, HS हाउस साइज है, PS प्लॉट साइज है, A इज एज, प्रॉपर्टी कितनी पुरानी है, PC डमी वेरिएबल है, 1 पुअर कंडीशन, 0 अदरवाइज, और पैरेंथेसिस में नीचे जो स्टैंडर्ड एरर्स है। देखिए सर, ऐसा क्वेश्चन हमने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है सर, ये एक इसमें प्रॉब्लम है, और वह प्रॉब्लम क्या है आप देखिए, अगर जो एरिया है, हाउस एरिया है, और जो नंबर ऑफ बेडरूम्स है, उनमें डायरेक्ट कोरिलेशन, नंबर ऑफ बेडरूम्स बढ़ेंगे तो हाउस एरिया बढ़ेगा ना सर, ठीक है। नंबर ऑफ बाथरूम्स बढ़ेंगे तो हाउस एरिया बढ़ेगा ना सर। तो ये परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी के अंदर मैंने आपको पढ़ाया हुआ ऐसा क्वेश्चन, ऐसा एक नहीं 2-3 क्वेश्चन करवाए हुए हैं वहां पर। खैर फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा आसान है, अभी डेटा दिया है, देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या कह रहा है? इफ ए होम ओनर एड्स अ न्यू बाथरूम टू हर हाउस व्हिच इंक्रीज द हाउस साइज बाय 100 स्क्वायर फीट। मैंने अभी आपको बोला था, मैंने अभी बात बोली ना सर, कि अगर आप बाथरूम बढ़ाएंगे, बेडरूम बढ़ाएंगे तो एरिया बढ़ेगा, परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी है। तो उसका हमने मल्टीकोलिनियरिटी पे पढ़ा है, मगर यहाँ पे कुछ और पूछ रहा है, मल्टीकोलिनियरिटी की बात नहीं कर रहा। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द हाउस? तो वैल्यू ऑफ हाउस इंक्रीज क्या होगा? बाथरूम बढ़ रहे हैं सर, बाथरूम कहाँ पर है, कौन है बाथरूम वेरिएबल? बाथरूम में BA, तो आपका एक तो BA बढ़ रहा है और दूसरा बढ़ रहा है एरिया, हाउस साइज है HS। ये दो वेरिएबल्स बढ़ रहे हैं सर, ठीक है। तो आप देखिए प्राइस में चेंज क्या आएगा? प्राइस में चेंज आएगा 23.4 प्लस, क्योंकि ये तो एक बाथरूम बड़ा है तो 23.4 इंटू 1 प्लस आपने 100 स्क्वायर फीट एरिया बढ़ा दिया तो 0.156 इंटू 100, ठीक है। इतना प्राइस बढ़ना चाहिए, मगर प्राइस की यूनिट्स 1000 रुपीज है, इतने यूनिट्स प्राइस बढ़ेगा। 1000 रुपीज है तो इंटू 1000 करके आंसर रुपीज में आ जाएगा, या जो भी आंसर आएगा उसको 1000 रुपीज में लिख देना। तो 23.4 प्लस 15.6 ये 39 हो रहा है सर, 39 इंटू 1000, 39 यूनिट्स या 39,000 रुपीज, जो भी आप आंसर है आपके सामने। यहाँ 39,000 रुपीज है सर, तो 39,000 रुपीज, थर्ड इज द आंसर, ठीक है। क्लियर है? बहुत आसान सा क्वेश्चन था, यहाँ मल्टीकोलिनियरिटी की बात नहीं की है। देखिए क्या है कि अब ये जो उसने बोला कि ये इन्फॉर्मेशन कॉमन इन्फॉर्मेशन आगे भी कई जगह यूज कर सकता है, हो सकता है ये सेम इन्फॉर्मेशन आगे भी प्रिंट करे और फिर वहां पर आपसे मल्टी कोलिनियरिटी की बात करे, हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा आगे क्वेश्चन होगा ही, मैंने नहीं देखा अभी आगे का, हो सकता है कि हो, अगर होगा तो करेंगे उसको वहां पे सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है क्या कि द मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाय द फंक्शन fx इज इक्वल टू दिस ऑन द सेट दिस। देखिए अब इस सेट के अंदर मुझे अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो पहले तो मैं इस सेट की बाउंड्रीज निकाल लेता हूँ। इस सेट की बाउंड्रीज क्या है? ये जो मेरे पास सेट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, अगर मैं इसको 0 लूँ फॉर एग्जाम्पल, या चलिए लेस देन 0 लेके चलते हैं,
लेस देन 0 लेके चलते हैं, क्योंकि मुझे ये पता लगाना है कि मैं वही पॉइंट लूंगा जो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, लेस देन लेके स्टार्ट करते हैं। इसके फैक्टर बनते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। सर ये मत पूछना फैक्टर कैसे बनते हैं, ये नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। इसके लिए आपको अपने 9th क्लास के सर को कांटेक्ट करना पड़ेगा, जिन्होंने 9th में आपको मैथ्स पढ़ाया था, वो बताएंगे, राइट। ऐसे दो नंबर लेते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन हो -1 और सम करने पर आ जाए क्या, -2। यही था ना बात, क्यों यही था? नहीं, क्या था? ऐसे दो नंबर लेते हैं, इनको सम करने पर क्या आ जाए b और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए c, याद रखिएगा। हाँ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। तो -2 और 1 को जब आप प्लस करते हैं तो -1 आता है एक्स का कोफिशिएंट, और जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो कांस्टेंट है लास्ट का वो आता है, ठीक है। ये अब बस नंबर ढूंढने होते हैं हमको। तो हमने बना दी फैक्टर्स। अब वही नंबर लाइन का सहारा लेते हैं सर। एक आ रहा है -1 और एक आ रहा है 2, इनके बीच में 0 भी कहीं ना कहीं जरूर आएगा, मैं 0 भी लिख लेता हूँ। मेरे को जो वैल्यू चाहिए वो -1 और 2 चाहिए। -1 से पहले अगर मैं लेता हूँ, सपोज -2 लेता हूँ, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है सर। -1 से 2 में अगर 0 लूंगा तो नेगेटिव आ रहा है सर, और 2 से आगे पॉजिटिव आ रहा है सर। मुझे नेगेटिव चाहिए तो -1 से 2, मतलब मेरा जो इंटरवल है, एक्स की वैल्यूज हैं -1 से 2 के बीच में आनी चाहिए, ठीक है। और ये जो मेरा क्यूबिक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, आप जानते हैं ना कि सर, आप जानते हैं क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है। मैं पहले लिख देता हूं वहां पर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। सही से नोट कर लिया मैंने, देख लीजिएगा एक बार, कुछ नोटेशन में मिस्टेक तो नहीं। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है जी। देखिए, आप जानते हैं कि जो क्यूबिक फंक्शन है उसका ग्राफ कुछ ये शेप लेता है, राइट। ये उसका ग्राफ होता है क्यूबिक फंक्शन का, कर्व स्केचिंग में पढ़ाया हमने आपको। अब हमको ये मालूम करना है कि इस इंटरवल के अंदर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होगी। देखिए, पहले तो मैं पता लगाता हूं कि स्टेशनरी पॉइंट्स कौन से हैं। जो छोटा स्टेशनरी पॉइंट होगा ना बच्चों, वो लोकल मैक्सिमा होगा, और जो बड़ा स्टेशनरी पॉइंट होगा वो लोकल मिनिमा होगा। और मुझको रहना है -1 से 2 के बीच में ही, क्योंकि उसके आगे पीछे मेरे को अलाउड नहीं है जाना। तो -1 से 2 के बीच में ही रहता हूं मैं। देखिए, मैं पहले इसका निकालता हूं स्टेशनरी पॉइंट। आई फाइंड एफ डैश एक्स, वो आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अगेन मुझे इसको फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पे क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो मैं वो रूल नहीं लगाऊंगा कि सम करने पर -2 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर -1 आ जाए। उसके लिए 3 से पहले डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 1, तो ये आ रहा है 3x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इसको 0 पुट करेंगे फॉर स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। लिख दूं, जैसे आपको प्रॉमिस किया था, मैं थोड़ा सा एलैबोरेटिव रहूंगा। फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स पुट f डैश x इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू -1/3 और x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो वैल्यूज आ गई, 3 1। मुझे -1 से 2 के बीच में ही रहना है सर, ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब ये जो पॉइंट है, दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू -1/3 एंड दिस पॉइंट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1। तो अब हाईएस्ट पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा? या तो यही पॉइंट मैक्सिमम होगा, या 2 पर मैक्सिमम आएगा, या फिर मैक्सिमम 2 पर आएगा। देखते हैं 2 पर क्या वैल्यू आती है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन की वैल्यू को, अब ये एक क्वेश्चन बन गया एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा का। मेरे पास एक इंटरवल है, -1 से 2 के बीच में फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू मुझे बतानी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले स्टेशनरी पॉइंट निकालते हैं, फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं एट द एक्सट्रीम पॉइंट्स, जो इंटरवल के एक्सट्रीम पॉइंट्स उन पे, और स्टेशनरी पॉइंट पे। तो आई फाइंड f1, फंक्शन में फिर से लिख दूं है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। f1 होगा 1 -1 -1 -1, so this is -2। I have to find f2 होगा 8 -4 -2 -1, this is 1। then I have to find f -1/3। f -1/3 क्या होगा सर?
ये होगा -1/8 -1/4 प्लस 1/3 -1. If we take the LCM is 24 -3 -6 plus 8 -24, so -25/24. और मेरा इंटरवल क्या आया था? इंटरवल था -1 से 2, तो मुझे f -1 भी निकालना पड़ेगा. f -1 वुड बी -1 -1 plus 1 -1, it is -2 again. So now what does it mean? Where is the maximum value? This is the highest value, यानी ये 2 पर मैक्सिमम ले रहा है. मैक्सिमम वैल्यू 2 पर आ रही है कहीं पर. ठीक है, therefore fx is maximum at x is equal to 2 and maximum value is 1. देख लीजिए सर कहाँ क्या है. मैक्सिमम अकर्स एट, मैक्सिमम अकर्स एट पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछ रहा. कहाँ अकर करती है? 2 पे अकर करती है. x इज इक्वल टू इज द आंसर. और अगर पूछता मैक्सिमम वैल्यू क्या है तो x इज इक्वल तो fx इज इक्वल टू 1 मैक्सिमम वैल्यू होती है फिर इसकी. ठीक है, ओके ओके ओके. क्वेश्चन नंबर 4th. A random variable x has a standard normal distribution. What is the closest guess to the probability that x lies in the interval 2 to 3? सर मैं यहीं से बता सकता हूँ इसका आंसर 0.25 है. ठीक है, मगर क्यों बता सकता हूँ मैं ऐसा? आप भी बता सकते हैं ऐसा. देखिए आपको पढ़ाया हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बड़े डिटेल के अंदर जाकर, और हमने आपको ये बताया वहां पर कि अगर आप ये नॉर्मल कर्व को देखें, इट इज सिमेट्रिक अबाउट 0, मीन 0 होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल का. ठीक है, और इफ यू रिमेंबर -1.96 से 1.96 पे इट कवर्स 95% ऑफ द रीजन. तो -2 से 2 और -1.96 से 96 उसने अप्रॉक्सीमेट गेस बोला, इसलिए मैंने उसको ऐसा कहा. -2 से 2 ऑलमोस्ट, -1.96 से 1.96 ही ऑलमोस्ट वही है सर. अगर चलो आप राउंड ऑफ कर दो. और एक बात हमने आपको और बताई है कि इधर -3 से आगे लेफ्ट साइड पर और उधर 3 से आगे राइट साइड पे कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो होता है कुछ ना कुछ, मगर डिफरेंस नेग्लिजिबल होता है. नेग्लिजिबल 0.000 ऐसे करके. तो मतलब -3 से 3 में ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि जो कर्व है वो ऑलमोस्ट 99% एरिया कवर कर लेती है. आपने पढ़ा है मीन ±3 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन कवर्स 99.73% ऑफ एरिया. तो इसी से हमने नोशन से बताया कि जो -3 से 3 के बीच के आगे जो है वो बहुत नेग्लिजिबल एरिया रह गया. मतलब ये कह दीजिए कि -2 से 3 में और 2 से 3 में लगभग कितना एरिया? 5% एरिया. क्योंकि अगर 95% ये है तो ये बच गया कितना? 2.5% इधर और 2.5% इधर. 3 से आगे जो एरिया वो 0.00 समथिंग है, तो 2.5 ना होकर 2.49 ऐसे कुछ होगा, और इधर भी 2.5 ना होकर 2.49 कुछ होगा. मगर क्योंकि हमको अप्रॉक्सीमेट गेस करने को बोला है तो हम कहते हैं 2.5%. तो 2.5% कहाँ है सर? 2.5% मतलब क्या होता है? 2.5%, 0.025. ठीक है, अब इसमें मैं अक्सर स्टैट्स की क्लास, जब आपने लेक्चर जितने में देखे होंगे सब में हाइपोथेसिस पढ़ाते हुए मैंने एक बात बोली है कि सर आपको 90%, 95%, 98%, 99% इन 4 पे सिंगल टेल, टू टेल की Z अल्फा और Z अल्फा बाई 2 की वैल्यूज को लर्न करना है. ठीक है, Z अल्फा और Z अल्फा बाई 2 की वैल्यूज याद रखनी है. अगर आपको याद रहेंगी ना सर तो ऐसे क्वेश्चन जो भी आएंगे फिर उसके लिए आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, आप खुद से कर लोगे. Okay, 5th question. Consider utility functions u xy is 2x if y by x more than 2, max xy if y by x belongs to 1/2 to 2, 2y if y by x less than 1/2, और u2 है सेम ऐसा ही है. अच्छा, px py प्राइसेस है, w वेल्थ है, पॉजिटिव वेल्थ है इनके पास. ये एक कॉमन इंफॉर्मेशन है जो आगे भी कई जगह वो रिकॉल करेगा. ठीक है,
क्वेश्चन है फॉर आई इज इक्वल टू 1 टू एच आई पी एक्स पी वाई यू डिनोट द सेट ऑफ सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम। ये सॉल्यूशंस हैं, एच जो है सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। मिनिमाइज करना है पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई सब्जेक्ट टू यूटिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू यू, मतलब हिक्सन डिमांड की बात हो रही है यहाँ पर। लेट एक्सपेंडिचर फंक्शन इज पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू द सॉल्यूशन सेट। तो ये है सॉल्यूशन सेट, कोई भी होल्ड नहीं करता। h1 इज इक्वल टू h2 है, h1 सबसेट ऑफ h2 है, h1 सुपर सेट ऑफ h2 है, या h2 सबसेट ऑफ h2 है। देखिए अगर आप यूटिलिटी फंक्शंस को रिविजिट करें तो एक बात आपको समझ में आती है यहाँ पर यूटिलिटी फंक्शंस के साथ कि आप देखिए व्हेन y बाय x इज मोर देन 2 तो दोनों का 1 का भी और 2 का भी सेम है यूटिलिटी 2x, एंड व्हेन y बाय x इज लेस देन 2 लास्ट में वो भी सेम है 2y। डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है सिर्फ व्हेन y बाय x लाई बिटवीन 1 बाय 2 टू 2। उस रीजन में आपका u1 है मैक्स और u2 है x प्लस वाई, यानी u1 जो है वो कनकेव रेफरेंस उस रीजन में शो कर रहा है और u2 जो है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट शो कर रहा है। तो मैं अगर एक छोटी सी बात आपके सामने रखूं ना सर, एक बड़ी छोटी सी बात रखता हूं आपके सामने, क्योंकि देखिए y बाय x मोर देन 2 और y बाय x लेस देन हाफ में तो कोई डिफरेंस है नहीं, 2 से हाफ के बीच की बात हो रही है, सिर्फ वही डिफरेंस है। तो शेप्स ठीक है जी, और यहां पे मैं बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूं ये सब, मतलब आप ये समझिए कि मैं इसके बिना भी आपको बात समझा सकता हूं, मगर ठीक है थोड़ा सा एलेबोरेटिव रहने में कोई बुराई नहीं है। मांझा भाई आजा इधर। आ गया। देखिए और एक लाइन और लेते हैं, 45 डिग्री लाइन लेते हैं, ये लेते हैं हम 45 डिग्री लाइन, ठीक है। ये सिचुएशन है जहां पर है y बाय x इज इक्वल टू 2, y बाय x इज इक्वल टू 1, y बाय x इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। जो स्टीपर लाइन है ऊपर लिया, फिर 1 लिया हमने y इज इक्वल टू x, और फिर फ्लैट लाइन लास्ट में लिया। जब y बाय x 2 से बड़ा है तो एजेंट 1 जो है, एजेंट 1 का यूटिलिटी है 2x, मतलब y कुछ भी हो उसको फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ x के बढ़ने से उसकी यूटिलिटी बढ़ती है। तो ऐसी सिचुएशन में उसका जो बनेगा इंडिफरेंस कर्व बनेगी एक वर्टिकल लाइन, ठीक है, राइट। और बिटवीन हाफ टू 1 मैक्स है। मैक्स मतलब कि इन्वर्टेड एल शेप बनेगी उसकी आईसी, ये बनेगी, ये बनेगी सर। मैक्स मतलब ये होता है, ठीक है। मैंने डिग्री सही नहीं लिया इसलिए थोड़ा सा गैप इधर कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। डिग्री से एग्जैक्ट लोगे तो नहीं आएगा। और उसके आगे अगर y बाय x हाफ से भी छोटा है तो फिर वो उसका आंसर आता है 2y, मतलब उसको फिर x से फर्क नहीं पड़ता, फिर उसकी आईसी ये बनती है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। यहाँ पर है u इज इक्वल टू 2x, यहाँ पर है u इज इक्वल टू 2y, और यहाँ पर है u इज इक्वल टू मैक्स ऑफ x कॉमा y। ये तो एजेंट 1 के लिए होगा। एजेंट 2 में क्या है कहानी सर? एजेंट 2 की आईसी को अगर मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट करूं तो सेम है उसकी आईसी भी, इसको कोइंसाइड करेगी, यहाँ पे भी कोइंसाइड करेगी, मोर देन 2 पे कोइंसाइड करेगी, लेस देन हाफ पे कोइंसाइड करेगी। लेकिन बिटवीन 2 से हाफ में क्या होगा, उसकी आईसी उसकी यूनिटी क्या है 2 से हाफ में x प्लस वाई, तो वहां पर क्या बनेगी उसकी लीनियर बनेगी, ठीक है। तो अब समझते हैं जरा, अब समझते हैं अगर सपोज सिचुएशन ऐसी है कि y बाय x जो है 2 या 2 से बड़ा है, या 2 ले लीजिए, तो उस केस में ऑप्टिमम पॉइंट क्या आएगा? दोनों के लिए ऑप्टिमम यही रहेगा, दिस इज वन ऑप्टिमम 1 E1। और अगर y बाय x हाफ है तो ये ऑप्टिमम रहेगा दोनों के लिए। लेकिन अगर y बाय x हाफ से 2 के बीच में है, हाफ से 2 के बीच में, तो उसमें एजेंट 1 जो इसका मैक्स फंक्शन है, मैक्स फंक्शन है, तो उसका ऑप्टिमम या तो पॉइंट E1 होगा या पॉइंट E2 होगा। लेकिन जो एजेंट 2 है इसका फंक्शन क्या है, यूटिलिटी फंक्शन x प्लस वाई, तो पूरी लाइन पे कहीं भी आ सकता है, उसके इनफिनिट सॉल्यूशंस हैं। अब इस बात को जरा मैं सेट्स की लैंग्वेज में लेकर आता हूं। देखिए इफ y बाय x इज इक्वल टू 2, तो एजेंट 1 का
आंसर E1 है, एजेंट 2 का आंसर E1 है, यानी H1 इज इक्वल टू H2 है। अगर y बाय एक्स इज इक्वल टू हाफ है तो एजेंट 1 का ऑप्टिमम पॉइंट E2 है, एजेंट 2 का ऑप्टिमम पॉइंट E2 है, मतलब H1 इज इक्वल टू H2 है। लेकिन अगर y बाय एक्स जो है वो हाफ से 2 के बीच में है, तो एजेंट 1 जो है वो लेगा E1 और E2, और एजेंट 2 क्या लेगा? लाइन सेगमेंट E1 E2। यानी एजेंट 1 का जो आंसर है वो एजेंट 2 के आंसर का सबसेट है, यानी यहां पर H1 इज सबसेट ऑफ H2। और जब मैं सबसेट की बात कर रहा हूं, यहां पे प्रॉपर सबसेट की बात कर रहा हूं, ठीक है, इट इज अ प्रॉपर सबसेट, राइट। तो मतलब मेरा आंसर क्या हो गया? तो H1 और H2 बराबर होंगे, या फिर H1 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ H2, मतलब फाइनल आंसर इज H1 इज इम्प्रॉपर सबसेट, H1 इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ H2। दिस इज माय फाइनल आंसर। सॉल्यूशन सेट ये होना चाहिए कि जो H1 होगा वो हमेशा इधर इट विल बी इक्वल टू H2 और इट विल बी सबसेट ऑफ H2। भाई ये कंडीशन है ना, या तो H1 H2 के इक्वल होगा, जैसे हमने दो कंडीशन में पढ़ा, और बीच में पढ़ा कि H1 H2 का सबसेट होगा, तो यानी H1 इज इधर सबसेट ऑफ H2 और इट इज इक्वल टू H2, मतलब H1 इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ H2। तो आ जाइए सर, यहाँ पर ऑप्शंस कौन कौन से हैं? H1 इज इक्वल टू H2 सही आंसर है जी, लेकिन हमेशा सही नहीं है। उसने बोला है H1 सबसेट ऑफ H2, ये भी सही है जी, कंडीशन ये भी मैच करती है। H1 सुपरसेट ऑफ H2 ये मैच नहीं करती। नन ऑफ द अबव होल्ड नेसेसरी, अबव को सबसे ऊपर लिख दिया, चलिए वो हम छोड़ देते हैं, इसी नीचे होना चाहिए था। नन ऑफ दीज होल्ड नेसेसरीली, ये बात सबसे सही है कि सारी की सारी नेसेसरीली होल्ड करे जरूरी नहीं है। H1 इज H2 हो सकता है, लेकिन नेसेसरी नहीं है ना कि वो हो, ठीक है। H1 सबसेट ऑफ H2 हो सकता है, मगर नेसेसरी नहीं है ना कि वो हो, तो इसलिए कोई भी चीज इनमें से नेसेसरी नहीं है। और जो लास्ट है H1 सुपरसेट ऑफ H2 वो तो हो ही नहीं सकता है, तो नन ऑफ दीज होल्ड नेसेसरीली, कोई भी नेसेसरीली होल्ड नहीं करता। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फ्री के नंबर है सर, अब तक जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं फ्री के नंबर हैं। किसी भी क्वेश्चन में ऐसी कोई बात नहीं नजर आई मुझको जो आपको सोचने में मजबूर करे। जिन बच्चों ने हमारे साथ सभी टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ा हुआ है, उनको इन क्वेश्चंस में अटकना नहीं चाहिए। इन क्वेश्चंस को तो ऐसे दौड़ते भागते हुए सॉल्व कर डालना चाहिए, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस c1x माइनस c2 इज इक्वल टू -5। सो इट मस्ट बी दैट c1 c2 इक्वल्स। इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर है ऊपर और x है नीचे, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहां पर आपके सामने। लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस c1x माइनस c2। ठीक है, थोड़ा सा एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले एलसीएम लेते हैं। भाई थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे, थोड़ा सा ज्यादा नहीं खर्च कराऊंगा आपका, थोड़ा सा खर्च कराऊंगा। एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, और क्योंकि मैं तो सर बंद हूं आपके कंप्यूटर के अंदर या आपके फोन के अंदर, आपकी आवाज नहीं सुन पाऊंगा, लेकिन आप अपने मन को अपनी आवाज सुनाइएगा और बताइएगा क्या जो मैंने सवाल पूछा उसका आंसर आपको पता था कि नहीं पता था। और नहीं पता था तो सोचिएगा क्यों नहीं पता था, फिर लेक्चर को, लिमिट एट इन्फिनिटी वाले लेक्चर को जाके दोबारा पढ़िएगा, ठीक है। पहले एलसीएम लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस c1x स्क्वायर माइनस c1x माइनस c2x माइनस c2 इज इक्वल टू -5, यानी लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी 1 माइनस c1 x स्क्वायर माइनस x माइनस c1x माइनस c2x प्लस -1 माइनस c1 माइनस c2 x और प्लस 1 माइनस c2 डिवाइड बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू -5। देखिए आपने मेरे साथ ये पढ़ा था कि
अगर हमारे पास एक रैशनल एक्सप्रेशन है और लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी, तो वहां पे हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x की उस पावर से जो डिनोमिनेटर में, x की हाईएस्ट पावर जो डिनोमिनेटर की उससे, जैसे यहाँ पर x की यहाँ पर हाईएस्ट पावर 1 है तो x से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर अगर आप इसको x से डिवाइड करते हैं ना सर, तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। लेकिन यहाँ तो आंसर -5 दे रखा है मेरे को, अगर मैं x से डिवाइड करता हूं तो आंसर आएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि -1 - c1 इंटू एक्स बच जाएगा, वो नॉट डिफाइंड आंसर देगा। मगर यहाँ पे तो आंसर है -5। ये कैसे संभव है? ये तो सिर्फ तभी संभव है ना, कांस्टेंट आंसर तभी संभव है जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज सेम एज डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बड़ा है तो आंसर हमेशा नॉट डिफाइंड आता है, और अगर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बड़ा है तो आंसर हमेशा 0 आता है। कोई नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर आंसर सिर्फ और सिर्फ तभी आ सकता है अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज सेम एज डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। मगर यहां तो सर x स्क्वायर है, तो मतलब x स्क्वायर नहीं है, ये क्या कहा, x स्क्वायर है मगर x स्क्वायर नहीं है। मजाक कर रहे हैं सर? नहीं, मजाक नहीं कर रहे सर, सही बता रहे हैं। x स्क्वायर है मगर x स्क्वायर नहीं है। कैसे नहीं है? उसका कोफिशिएंट 0 है। यह आंसर तभी संभव है ना कि जब फॉर नॉन जीरो कांस्टेंट रिजल्ट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 0, मतलब कि 1 - c1 है 0, मतलब कि c1 है 1, तभी ऐसा होगा। अब चलिए c1 को 1 डाल दीजिए, यानी लिमिट x गोज टू इंफिनिटी। सर अब c1 डालेंगे 1 - c2 टाइम्स x प्लस 1 - c2 डिवाइड बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू -5। अब आप इसको डिवाइड कीजिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय x। ये हो रहा है आपका -2 - c2 प्लस 1 - c2 बाय x अपॉन 1 प्लस 1 बाय x इज इक्वल टू -5। यानी बच गया -2 - c2 इज इक्वल टू -5 -c2 इज इक्वल टू -3, यानी c2 इज इक्वल टू 3। तो c1 आ रहा है 1 और c2 आ रहा है 3। ठीक है, मैं अननेसेसरी में कुछ स्टेप्स ज़्यादा लिखता हूँ सर, मैं शुरू से बोल रहा हूँ सर, मैं ज़्यादा लिखूंगा क्योंकि देखो हर बच्चे का अलग अलग सोचने का नज़रिया है। कुछ बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं वो क्वेश्चन को पढ़ के आंसर पे पहुंच जाते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा सा समय लेते हैं और कुछ बच्चों को काफ़ी समय लगता है। हमें सबकी हेल्प करनी है, इसलिए जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो हर स्टेप को लिख रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो अच्छा, मैंने आंसर मार्क नहीं करा। c1 है 1, c2 है 3, c1 है 1 और c2 है 3, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ओके जी। 7th क्वेश्चन, एफिशिएंसी वेज थ्योरी। याद है आपको हेनरी फोर्ड, ओलिवर ब्लैंचर्ड, उसमें हेनरी फोर्ड का एग्जाम्पल है कि हेनरी फोर्ड ने फोर्ड कंपनी जो डूब रही थी, अभी तो फोर्ड की कितनी गाड़ियां आती हैं, फोर्ड इकोस्पोर्ट, फोर्ड एंडीवर और भी आती हैं शायद, फोर्ड फीगो, ठीक है, अभी तक जिंदा है। 1911-1912 की बात है, आपने पढ़ा है मैक्रो में मेरे साथ, मैंने पढ़ाया आपको कि हेनरी फोर्ड ने एक डूबती हुई कंपनी जिसका जो टर्नओवर रेट था बहुत ज्यादा था, तो ऐसी कंपनी, ड्रॉप आउट रेट भी बहुत ज्यादा, ले ऑफ रेट बहुत ज्यादा था, ऐसी कंपनी में एफिशिएंसी वेज स्टार्ट किया। एफिशिएंसी वेज मतलब उसने क्या किया, जो मार्केट में प्रेवलेंट वेज रेट था उससे ज्यादा वेजेस देनी स्टार्ट कर दी। जो बाकी सब लोग तनख्वाह दे रहे हैं मैं उससे ज्यादा दूंगा, मैं उससे ज्यादा दूंगा तो क्या होगा, पहली बात हर कोई मेरे पास काम करने को तैयार होगा, तो मैं उनमें से जो बेस्ट टैलेंट है उसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, कोई भी आदमी जो मेरे पास काम करता है मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, कहीं और उसको इतनी वेज मिलती नहीं होगी तो क्यों जाएगा, और अगर उसको मैं सफिशिएंट वेजेस दूंगा तो वो अपना खुद का ध्यान रख पाएगा और मन लगा के काम कर पाएगा। इन सब से क्या होगा, ले ऑफ रेट कम होगा, अगर टर्नओवर रेट कम होगा तो उससे क्या होगा, जो फर्म की प्रोडक्टिविटी है बढ़ेगी और फर्म जो लॉस मेकिंग है वो प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। ये एफिशिएंसी बेस्ड थ्योरी है, आपने पढ़ी है मेरे साथ कि जो एम्प्लॉयर है वो वर्कर को मार्केट में जो प्रिवेलिंग वेजेस हैं
उन प्रिवेलिंग वेजेस से ज्यादा वेज देगा। इतनी सी तो बात है सिर्फ, ठीक है। देखिए क्या लिखे यहाँ पे ऑप्शंस। फर्म्स चूज टू पे अ लोअर वेज। अरे बाप रे, अरे भैया क्यों लोअर वेज दिलवा रहे हो वर्कर बेचारे को, गरीब आदमी को? ना ऐसा ना करो, काटो इसको तो, पहले को उड़ा दो यहां से इसको। Firms choose to pay higher wage than the classical equilibrium wage, thus the real wage is higher than the wage rate at which labor market clear। सही बात है जी, ठीक है, ये बात एकदम सही है कि जो मार्केट में वेज रेट चल रहा है उससे ज्यादा वेज देंगे तो रियल वेज ज्यादा होगा वर्कर का, रियल टर्म्स उसको ज्यादा वेजेस मिलेंगी, ठीक है। और फर्म चूज टू पे हायर वेज, रियल वेज इज लोअर। अब भैया आप देखो, अब नॉमिनल वेज ज्यादा दोगे तो रियल वेज कम कैसे हो जाएगी? और लास्ट है फर्म चूज टू पे लोअर वेज। भाई ये तो गलत है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन सही है, 11,745। थ्योरी आपने पढ़ी है मेरे साथ। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट में कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू कंपैरेटिव एडवांटेज कंट्रीज गेन फ्रॉम ट्रेड। देखो भाई, जो तुम बढ़िया से बना सकते हो वो तुम बनाओ, जो मैं बढ़िया से बना सकता हूं वो मैं बनाऊंगा, और फिर हम दोनों आपस में ट्रेड करेंगे। यही तो रिकार्डियन मॉडल में पढ़ा ना आपने, यही तो पढ़ा आपने कि जो काम तुमको बढ़िया से आता है वो तुम करो, जो काम मुझको बढ़िया से आता है वो मैं करूंगा, और फिर आपस में क्या करेंगे? हम ट्रेड करेंगे। अब एक आदमी, मैं टीचर हूं, मैं पढ़ाता हूं बच्चों को, तो मेरे को यही काम आता है, बच्चों को पढ़ाऊंगा। और अगर अब मैं दूसरा काम करने लग जाऊं पढ़ाने के अलावा कुछ और, कोई ट्रेड करने लग जाऊं गुड्स का, तो फिर ना ये काम सही से हो पाएगा मुझसे, ना वो काम सही से हो पाएगा। तो इसलिए कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी क्या कहती है? वो ये कहती है कि भाई जिस इकोनॉमी का, जिस प्रोडक्शन, जिस गुड के प्रोडक्शन में या सर्विस प्रोडक्शन में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, उस कंट्री को वही गुड बनाना चाहिए, और दूसरे का जिसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है दूसरे को वो बनाना चाहिए, फिर आपस में उनको कर लेना चाहिए ट्रेड। इससे क्या होता है? ओवरऑल प्रोडक्टिविटी वर्ल्ड की बढ़ जाती है। ओवरऑल आपने पढ़ा था कि दोनों कंट्रीज का जो पीपीएफ है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। पढ़ा आपने मेरे साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में कि दोनों कंट्रीज का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। सिर्फ एक का नहीं होता, दोनों का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो ओवरऑल जो प्रोडक्शन लेवल है वो बढ़ जाता है। तो अब आते हैं यहां पर, ऑल फर्म्स कैन टेक एडवांटेज ऑफ चीप लेबर, trade makes firms behave more competitively, output per worker in each firm increases, world output rise when country specializes in what it does relatively best। बहुत बढ़िया है सर, चौथा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन नंबर 4, 11652। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल भी दे सकता हूं आप चाहें अगर। वैसे मैंने इंटरनेशनल में टॉपिक पढ़ाया हुआ है, और मेरे को जहां तक याद है इंटरनेशनल का जो वो फर्स्ट लेक्चर है रिकार्डियन का, मैंने वो यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, आप चाहें वहां से देख सकते हैं। जैसे एक होम कंट्री है, एक मतलब ये मैंने बात उनके लिए बोली जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स नहीं है, रजिस्टर्ड जो उनको तो सब चीजें अवेलेबल हैं ही, ठीक है। और सपोज वो बनाती हैं चीज और बनाती हैं वाइन, फॉर एग्जांपल, ठीक है, चीज और वाइन बनाती हैं। और होम कंट्री जो है, अगर वो अपने सारे के सारे रिसोर्सेज, जितनी ताकत है सब लगा दे और उसे चीज बनाए, तो 15 यूनिट चीज की बना सकती है और 30 यूनिट वाइन की बना सकती है। यानी मतलब यह है कि अगर सारे रिसोर्सेज चीज में बनाएगी तो चीज ही बनाएगी, सिर्फ फिर वाइन नहीं बनाएगी। उस केस में 15 यूनिट चीज की वो बना सकती है। और अगर वह सारे के सारे रिसोर्सेज वाइन बनाने में लगाए, चीज ना बनाए, तो 30 यूनिट्स वाइन की प्रोड्यूस कर सकती है। अब फॉरेन कंट्री की बात करते हैं। फॉरेन कंट्री जो है वो 10 यूनिट्स बना सकती, अगर सारे रिसोर्सेज चीज बनाने में यूज करे तो 10 यूनिट चीज बना सकती है, और अगर चीज ना बनाकर सारे रिसोर्सेज वाइन बनाने में प्रोड्यूस कर तो 60 यूनिट्स वो वाइन की बना सकती है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे लेकर जाऊं तो मैं देख पाता हूं कि इसके लिए होम के लिए चीज बनाना सस्ता है, फॉरेन के लिए वाइन बनाना सस्ता है, तो होम कंट्री को चीज बनाना चाहिए, फॉरेन कंट्री को वाइन बनाना चाहिए, ठीक है। तो इस सिचुएशन में वर्ल्ड आउटपुट क्या होगा? अगर होम कंट्री बनाती है चीज, फॉरेन बनाती है वाइन, 15 0 0 60, तो वर्ल्ड आउटपुट होगा 15 यूनिट्स ऑफ चीज एंड 60 यूनिट्स ऑफ वाइन। लेकिन अगर ऐसा ना करके ये दोनों आधा आधा अपना समय डिवोट कर दे, आधा चीज बनाऊंगा आधा वाइन बनाऊंगा, दोनों के आपस में इंडिया पाकिस्तान की तरह हो गया झगड़ा, भैया लड़ाई तन गई दोनों के बीच में, हम तुमसे ट्रेड नहीं करेंगे, तो हमसे ट्रेड मत करो, हम अपना काम खुद कर लेंगे, तुम अपना काम खुद करो, हमको तुमसे कोई ट्रेड नहीं करना। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? तो होगा ये,
होम कंट्री बनाएगी 7.5 चीज 15 वाइन, आधे आधे रिसोर्स डिवोट कर दिए। फॉरेन बनाएगी 5 चीज और 30 वाइन, टोटल आउटपुट कितना होगा 12.5 और 45। देखो किसका फायदा हो गया इसमें, इस झगड़े में फायदा किसका हुआ। ये चीज बन रहे 12.5 जो बन सकता था 15, वाइन बन रहा है 45 जो बन सकता था 60। तो स्पेशलाइजेशन से क्या होता है सर, फायदा होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको एक चीज अच्छे से आती है तो आप वो काम कीजिए, दूसरे को दूसरी चीज अच्छे से आती है उसको वो काम करने दीजिए, और फिर बाद में आपस में ट्रेड कर लेना, दोनों का भला हो जाएगा। क्यों लड़ रहे हो आपस में, ठीक है। तो लड़ाई में कुछ नहीं रखा जी। अरे चलिए आगे चलते हैं। ये भी इंटरनेशनल का क्वेश्चन है सर। इनटू फैक्टर टू गुड्स हेक्सर ओहलिन मॉडल द टू कंट्रीज डिफर इन टेस्ट। नहीं जी हम मानते हैं टेस्ट प्रेफरेंस सेम है, सेम एग्रीगेट डिमांड लेते हैं। रिलेटिव एबिलिटीज ऑफ फैक्टर भी हम सेम मानते हैं, हम मानते हैं होमोजेनियस लेबर होमोजेनियस कैपिटल। लेबर प्रोडक्टिविटीज भी, सॉरी रिलेटिव अवेलेबिलिटीज अलग मानते हैं। मेरे को लगा एबिलिटीज, मैंने एबिलिटीज पढ़ लिया। रिलेटिव एबिलिटीज अवेलेबिलिटीज अलग होती हैं, ठीक है। हो सकता है किसी एक कंट्री के पास कैपिटल ज्यादा हो लेबर कम हो, दूसरे के पास लेबर ज्यादा हो कैपिटल कम हो। अवेलेबिलिटीज अलग मानते हैं, लेकिन एबिलिटीज को अब सेम मानते हैं हम। होमोजेनियस लेबर होमोजेनियस कैपिटल मान के चलते हैं। तो अगला पॉइंट, लेबर प्रोडक्टिविटी सेम होती है, टेक्नोलॉजी सेम होती है। अलग क्या होता है, अलग होता है अवेलेबिलिटी। पॉइंट नंबर 2, किसी के पास लेबर ज्यादा होगी, किसी के पास कैपिटल ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस तो जरूर हो सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन 11659। ओके, 10th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 इज टेंजेंट टू ए सर्कल विद इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 16x प्लस 12y प्लस c इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट p। सो p इक्वल्स पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मालूम करना है मुझको, ठीक है। तो जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता है ना, देखिए अगर ये सर्कल है, देख पा रहे हैं सर्कल है और ये लाइन है। सो सर्कल और लाइन जिस पॉइंट पे टेंजेंट है, ये सर्कल है, ओहो कुछ अजीब किस्म का सर्कल बन गया, दोबारा बनाते हैं। सर ये सर्कल है, ठीक है, और ये हम एक बनाते हैं लाइन, ये लाइन है। तो कभी कभी कहना नहीं मानता मेरा ना ये, हाँ अब मान रहा है। तो जिस पॉइंट पे टेंजेंसी है, एट दैट पॉइंट क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन और स्लोप ऑफ सर्कल इक्वल होता है। टेंजेंसी का मतलब यही है कि दो कर्व्स उस पॉइंट पे एक दूसरे को टच करते हैं, यानी दे हैव कॉमन टेंजेंट। तो कॉमन टेंजेंट मतलब कॉमन स्लोप, ठीक है। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंसी पे, एट दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट द स्लोप ऑफ सर्कल इज सेम एज द स्लोप ऑफ लाइन। इतनी सी बात है। वैसे तो 3600 रास्ते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, मगर ये बड़ी छोटी सी बात है जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन है इज y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। स्लोप ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, m1 इज 2। और सर्कल क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 16x प्लस 12y प्लस c। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 16x प्लस 12y प्लस c, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो विद x तो आएगा 2x प्लस 2y इंटू वाई प्राइम प्लस 16 प्लस 12y प्राइम is equal to 0. That means y prime is minus 2x minus 16 upon 2y plus 12. That means it is minus x minus 8 upon y plus 6, right? Since okay, therefore slope of circle at point xy is negative x plus 8 upon y plus 6. Since circle is tangential with line, या line is tangent कहना ज़्यादा proper है,
since line is tangent to circle, so therefore उनके slopes equal हैं. m1 is equal to m2, इसको m2 बोल देते हैं. 2 is equal to minus x minus 8 upon y plus 6. 2y plus 12 is equal to minus x minus 8. यानी x is equal to minus 20 minus 2y. This is number 2, and that line is number 1 basically, from 1 and 2. X is equal to minus 20 minus 2, 2x plus 5. 5 है ना? So x is equal to minus 20 minus 4x minus 10. So 5x is minus 30, x is minus 6, y is minus 12 plus 5, that is minus 7. So minus 6 comma minus 7 is the point of contact at which the line is tangent to the circle. Minus 6 comma minus 7. Option number 1. Okay, अब आ जाइए जी, आगे चलते हैं. Next is 11th question. For random variable x denotes the number of successes in a sequence of independent trials, each with a probability p of success. Let x bar denote the mean number of success. We know that x bar. अच्छा देखिए, अगर हम repeated trials करते हैं अगर similar situations में, तो जो रिजल्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको बोलते हैं क्या हम? बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन. याद है आपको? ध्यान है? अब जब हमको ये पता चल चुका है कि भाई ये बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप ये जानते हैं कि अगर n बहुत बड़ा हो, व्हेन n इज वेरी लार्ज, तो बाइनॉमियल अप्रॉक्सीमेट करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को. ठीक है, तो उससे मैं रिजल्ट पे जा सकता हूँ. लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहता है फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x अप्रॉक्सीमेट्स नॉर्मल, एंड मीन जो है, मीन अप्रॉक्सीमेट करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विद मीन ऑफ मीन इज p एंड वेरिएंस इज p इनटू q. p इंटू क्यू कह लीजिए, p इंटू 1 p भी कह सकते हैं, p इंटू क्यू बाई n. तो लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट करता है सर, एग्जैक्टली नॉर्मल नहीं होता, अप्रॉक्सीमेट करता है. इसलिए जो हमारा रिजल्ट है वो हम मार्क करेंगे क्या? यूजिंग लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स. मैंने आपके सामने बोला अभी, फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है अप्रॉक्सीमेट्स अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन p. राइट. अब 12th क्वेश्चन पे आ जाइए सर. देखिए 12th क्या कह रहे हैं. Trader 1 is endowed with 100 identical left shoes and trader 2 is endowed with 99 identical right shoes. Trader 1 के पास 100 left shoes हैं, trader 2 के पास 99 right shoes हैं. ठीक है. Each trader's utility function from allocation is equal to the number of complete pairs. सर अब खाली लेफ्ट शू का क्या कीजिएगा आप? अगर राइट शू नहीं है तो खाली लेफ्ट का क्या कीजिएगा, और अगर लेफ्ट नहीं है तो खाली राइट शू का क्या कीजिएगा? ठीक है, मतलब मजाक चल रहा है क्या? एक लेफ्ट शू में जूता पहन के चल पड़े बाजार में और राइट शू ऐसे ही लेके चल रहे हैं, संभव नहीं है ना. परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स का केस है ना, समझ गए इस बात को? ठीक है, जितने ज्यादा पेयर्स होंगे मेरे पास उतना मेरा सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा. मुझे पेयर्स चाहिए, इंडिविजुअल शूज से नहीं बढ़ता सेटिस्फेक्शन, पेयर्स चाहिए. आई शुड हैव लार्ज नंबर ऑफ पेयर्स. ओके, और trader 1 and 2 trade shoes, assume that shoes are indefinitely divisible given their endowments and efficient allocation. देखिए मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ पर कि जब ये परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स का केस है तो उसमें क्या होता है, हमारे पास एक पैरेललोग्राम बनता है और उस पैरेललोग्राम के अंदर या बाउंड्रीज पर जो भी बंडल्स आते हैं वो सब एफिशिएंट होते हैं, उसके बाहर जो आते हैं वो इनएफिशिएंट होते हैं. ठीक है, ये जब इसमें बनेगा पैरेललोग्राम, ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर बनेगा सर, ऑलमोस्ट स्क्वायर बनेगा सर, क्योंकि एक तरफ 100 एक तरफ 99 है. ओरिजिन ऑफ ट्रेडर 1 है, ये ओरिजिन ऑफ ट्रेडर 2 है. सपोज यहाँ पे लेफ्ट शूज हैं, सपोज यहाँ पे राइट शूज हैं. ठीक है, और उसके पास ट्रेडर 1 के पास 100 लेफ्ट शूज हैं, तो ये 100 हो गया और ये इसकी काउंटिंग जा रही 99 तक. और उसको क्या चाहिए? ट्रेडर 1 को लेफ्ट इज इक्वल टू राइट चाहिए, तो 00 से लेके 99 तक.
ये 99, ठीक है। यहाँ पर आपको 99 तक जाना है, मतलब ये बनेगा इसका और इसका ये बनेगा, ठीक है। और इस पैलोग्राम के अंदर जो वैल्यूज आएंगी, जो अंदर वैल्यूज आएंगी, ये 0.99 है सर, और ये 0.99 है इधर, मतलब इधर से अगर मेजर कर रहे हैं तो 99 है इधर। तो इस पैराग्राम के अंदर ये ऊपर जो पॉइंट्स आएंगे वो सब एफिशिएंट है, जो बाहर आएंगे वो इनएफिशिएंट है। ये पीछे आपको पढ़ा हुआ मैंने लेक्चर के अंदर। ट्रेडर वन मस्ट हैव एटलीस्ट 99 लेफ्ट शूज, तो उसके पास 99 लेफ्ट शूज हैं, और राइट शूज कितने भी हो सकते हैं। तो अब ये मस्ट गिव ट्रेडर वन एटलीस्ट 99 लेफ्ट शूज, तो ट्रेडर वन के पास 99 लेफ्ट शूज आ जाएं अगर, ठीक है। अब राइट शूज के बारे में बताया नहीं उसने कुछ भी, राइट शूज कितने होंगे तो मैं श्योर नहीं हूं कि पॉइंट कहां लाई करेगा। अगर राइट शूज में 99 है तो ठीक है, एफिशिएंट हो गया, लेकिन बिना राइट शूज के मैं कमेंट नहीं कर सकता हूं। मस्ट गिव ट्रेडर वन एटलीस्ट 50 राइट शूज। अब फिर से वही बात है सर, जब तक मेरे पास एक कंप्लीट सेट नहीं है मैं नहीं बता सकता हूं, ठीक है। तो इसमें से 1, 2 और 4 में से किसी को मार्क नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें एक शूज के बारे में लेफ्ट या राइट में इंफॉर्मेशन है, दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो पॉइंट कहाँ मार्क करूं, मार्क नहीं कर सकता हूं। तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि एफिशिएंट है ये। या आप ऐसा भी कह लीजिए कि मान लीजिए ये हमारा ट्रेडर वन के पास कितने 100 लेफ्ट है, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर यहाँ स्टार्ट करके कलर चेंज कर लें, अगर यहाँ से स्टार्ट करके अगर मैं कोई भी बजट लाइन ले लूँ, सपोज ये बजट लाइन है, तो ये तो एक बंदा यहाँ अटक जाएगा, एक बंदा यहाँ अटक जाएगा, आके दोनों अपनी जगह पे अटक जाएंगे, कोई आपस में ट्रेड नहीं करेगा। खैर ये अलग बात है, ये तो हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम के केस में। मगर एफिशिएंसी के लिए तो मेरे को वो बंडल चाहिए जो इस पैरेललोग्राम के अंदर या पैरेललोग्राम के ऊपर लाई करते हो। इनमें से कोई भी एक बंडल ऐसा नहीं मुझे नजर आ रहा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ लेफ्ट शूज का जिक्र है तो राइट शू का नहीं है, राइट का जिक्र है तो लेफ्ट का नहीं है। तो मैं लेफ्ट को तो मार्क कर सकता हूँ, राइट को कहाँ मार्क करूँ। बच्चे सर जो अगर स्टार्टिंग में 100 थे तो 100 मान लो, क्यों मान लूँ भाई, मतलब कोई लॉजिक होना चाहिए, क्यों मान लिया जाए 100, ठीक है। तो इसलिए मैं कंक्लूसिवली नहीं कह सकता इनमें से कौन सा बंडल जो है वो एफिशिएंट होगा, इसलिए मैं नन ऑफ दी अबव को यहाँ पर मार्क करना चाहूंगा। ओके, 13th क्वेश्चन। A family has 2 children. It is known that at least one is girl. What is the probability that both the girls, given that at least one is girl? 12वीं क्लास का क्वेश्चन है। सैंपल स्पेस क्या है सर? सैंपल स्पेस है गर्ल 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 बॉय बॉय गर्ल बॉय बॉय। इवेंट ए है बोथ गर्ल्स। इवेंट बी है एटलीस्ट वन गर्ल। आपको क्या चाहिए? बोथ गर्ल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब एटलीस्ट वन गर्ल। एटलीस्ट वन गर्ल कहाँ है जी? ये भी एटलीस्ट वन गर्ल है, ये भी है, ये भी है। 3 केसेस हैं, 3/4। ए एंड बी मतलब बोथ गर्ल्स एंड एटलीस्ट वन गर्ल। अगर एटलीस्ट वन गर्ल होगा तो बोथ गर्ल होगा तो एटलीस्ट वन गर्ल तो होगा ही, तो यानी ये एक इकलौता केस है। 1/4, तो 1/4 अपॉन 3/4 मतलब 1/3। ऐसा कह लीजिए जब उसने एटलीस्ट वन गर्ल बोल दिया तो सैंपल स्पेस आपका छोटा हो गया। अब आपका सैंपल स्पेस जो है वो ये बन गया है। नाउ दिस इज द सैंपल स्पेस। ये अब सैंपल स्पेस बन गया आपका। इस सैंपल स्पेस में बोथ गर्ल्स का चांस क्या है? एक है, तो 1/3 इज आंसर। कैसे मर्जी मार्क कर लीजिए सर। यहाँ पे 1/3 कौन सा है जी? ऑप्शन नंबर 3 1/3 है, मार्क कर लीजिए। 14th क्वेश्चन है, इट इज नोन दैट देयर इज अ रैशनल नंबर बिटवीन एनी 2 डिस्टिंक्ट इरैशनल नंबर्स। हमको पता है भैया, क्या बता रहे हो? हमको पता है 1.1 और 1.2 के बीच में सर बहुत सारे इरैशनल नंबर्स आते हैं, ठीक है, हम जानते हैं, ठीक है। कोई दो अगर आप सक्सेसिव रैशनल नंबर्स लेंगे उसके बीच में इनफाइनाइट इरैशनल नंबर्स आ जाएंगे, हर कोई जानता है। कंसिडर अ कंटीन्यूअस फंक्शन f such that r such that fx is equal to sin x for every rational number। रैशनल नंबर के लिए fx sin x है और फंक्शन कंटिन्यूअस है। सर देखिए बड़ी आसान सी बात है, इफ x इज इरेशनल नंबर देन। सर बड़ी आसान सी बात है, देखिए अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये हमारा sin x का ग्राफ होता है। सपोज 1.1 पे हूं मैं, सपोज 1.1 पे हूं
1.1 के इमीडिएट बाद जो इरेशनल नंबर आएगा, अगर मैं वहां पर sin x बाई टू प्लस cos x बाई टू ले लूं, तो क्या ये इसी पॉइंट पे आएगी वैल्यू? नहीं, कहीं और आ जाएगी। sin x बाई टू cos x बाई टू वो भी कहीं और आ जाएगी, cos x वो भी कहीं और आ जाएगी। मगर मेरे को तो फंक्शन कंटिन्यूस चाहिए। अगर मैं उससे LHL RHL निकालूं तो LHL RHL दोनों सेम आनी चाहिए। वो सिर्फ तभी आएंगी जब मेरे पास फंक्शन क्या हो, sin x ही रहे। चेंज करते ही वैल्यू कुछ और हो जाएगी। सेम होने की गारंटी नहीं है ना सर। हो सकती है, ये तो चांस की बात है, लेकिन गारंटी तो नहीं है। किसी एक पॉइंट पे सेम होगी तो, लेकिन हमें तो हर पॉइंट पे कंटिन्यूस चाहिए इस तरह से। वो सिर्फ तभी कंटिन्यूस होगा अगर फंक्शन वही हो जो रैशनल नंबर के लिए था। जो रैशनल के लिए फंक्शन है वही फंक्शन होना चाहिए इरेशनल के लिए, तभी LHL RHL मैच करेंगे और तभी फंक्शन कंटिन्यूस हो पाएगा। सिंपल सी बात है। अच्छा, 1 ऑप्शन नंबर 1। 15th क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन आ गया। लेफ्ट उसके पास 100 है लेफ्ट और 99 है राइट, ट्रेड 2 के पास सब कुछ सेम है। इक्विलिब्रियम एलोकेशन कहाँ आएगा? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम उसको बोलते हैं जहां पे ट्रेड रुक जाए, जहां पे क्या हो जाए, ट्रेड रुक जाए। देखो ए के पास, ट्रेडर 1 के पास 100 लेफ्ट शूज है, ठीक है। उसका यूनिटी फंक्शन क्या है? U1 है मिनिमम L R यानी के मिनिमम 100 0 यानी के 0 मिनिमम है यहाँ पे। अभी एजेंट 1 की यूटिलिटी कितनी है? 0 है सर। इससे एक राइट शू लेकर एजेंट 2 को पकड़ा दो, इसकी यूटिलिटी में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसकी तब भी 0 थी तब भी 0 रहेगी, मगर उसकी यूटिलिटी B की बढ़ जाएगी। इससे फिर एक और ले लो, 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 और करते करते इसको पहुंचा दो मिनिमम 1,0 पे और U2 पहुंचा दो मिनिमम 99,99 पे। ऐसा करने पर जब आप इस सिचुएशन से इनिशियल से यहां तक पहुंचेंगे तो ट्रेडर 1 तो इंडिफरेंट रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्रेडर 2 की यूटिलिटी बढ़ती बढ़ते 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 कहां तक चली जाएगी? 99 तक। 0 से स्टार्ट करके 99 पे। इसके बाद आप ट्रेडर 2 को भी कुछ देने का फायदा नहीं है, उसको भी कोई फायदा नहीं है। इसके बाद अगर आप उसको 100 लेफ्ट चूज भी दे दोगे तो भी उसकी यूटिलिटी 99 ही रहेगी और नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम वहां पर आएगा जहां पर आप उसको 99 तक ले जा चुके हैं ट्रेडर 2 को, ठीक है। ट्रेडर 1 पे भी जा सकता हूं मैं सर, ट्रेडर 1 को भी 99 शूज दे देंगे, वो भी इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अगर आप 1 से स्टार्ट करें, ट्रेडर 2 से लेना स्टार्ट करें और 1 को देते जाएं, ट्रेडर 2 की यूटिलिटी कितनी है अभी? 0, मिनिमम ऑफ 0,99 यानी कि 0। उससे एक राइट शू लेके ट्रेडर 1 को दे दीजिए तो ट्रेडर 2 तब भी 0 पे रहेगा। ऐसे करते करते सारे के सारे राइट शू ट्रेडर 2 से लेके 1 को दे दीजिए, 1 के पास हो जाएगा 100,99, 2 के पास रह जाएगा 0,0। क्या इक्विलिब्रियम है? हाँ जी है। अब इसके बाद ट्रेड की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 तो पहले भी 0 पे था, अब भी 0 पे, मगर 1 जो है वो हाईएस्ट पॉसिबल यूटिलिटी पे पहुंच चुका है, ठीक है। तो या तो 1 को 99 दे दो या 2 को 99 दे दो। 2 की बात करें तो 2 को 99 दे दीजिए, एटलीस्ट 99, कम से कम 99 जरूर दीजिए, क्योंकि उसके बिना ऑप्टिमम यूटिलिटी नहीं आएगी। मान लो मैं 90 पे रुक जाता हूं तो क्या सिचुएशन है? U1 कितना होगा? मिनिमम ऑफ 10,0 और U2 कितना होगा? मिनिमम ऑफ 90,99। तो अभी तो U2 की यूटिलिटी 99 आ रही है, U1 अभी भी 0 आ रही है, तो इससे 9 और लेके यहां ट्रांसफर कर दो तो U2 तो कम से कम 99 हो जाएगा। तो एटलीस्ट 99 लेफ्ट शूज होने चाहिए उसके पास, ट्रेडर 2 के पास। एटलीस्ट 100 दे दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, U1 तब भी 0 पे ही रहेगा और U2 तब भी 99 पर ही रहेगा, ठीक है ना। ओके, 16th क्वेश्चन, सोलो मॉडल कहां चला रहे हैं? तो लिखा पे सोलो मॉडल। Assume that the aggregate production of an economy YT is under root KT LT, KT plus 1 is equal to, ये growth equation, capital accumulation equation है, saving है, लेबर आपके पास कांस्टेंट है यानी पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर रही है, कांस्टेंट पॉपुलेशन है, सेविंग रेट S दैट मैक्सिमाइजेज स्टेडी स्टेट रेट ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन मैक्सिमाइज को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्या? गोल्डन रूल, गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल। सर मैं आपको एक बात बता दूं, y बाय एल इज इक्वल टू के बाय एल पावर एल्फा। ये जो अल्फा होता है ना यहाँ पर, अगर मैं इस फॉर्म में करने के बाद जो मेरा अल्फा आता है, यही मेरा वो सेविंग रेट है जो गोल्डन रूल लेवल होगा। मैंने लेक्चर में इस बात को वेरीफाई करके दिखाया हुआ है आपको। एमसीक्यू के लिए इतनी बात सफिशिएंट है, मैं फिर भी करके दिखाऊंगा, मेरी ड्यूटी है करके दिखाना, मैं करके दिखाऊंगा आपको सर।
क्योंकि कुछ बच्चों को लगेगा सर ने बोल दिया, हम नहीं मानते इस बात को। ऐसे मैं आपको करके दिखाऊंगा इस बात को, मगर एमसीक्यू के लिए मैं आपको बता देता हूं सर कि अगर जब भी आप इस फॉर्म में आपके पास अगर कॉफ डगलस फंक्शन है y बाय एल इज इक्वल टू के बाय एल पावर अल्फा, तो जो अल्फा है यही वो आपका वो सेविंग रेट है जो गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल देगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1/2 आ रहा है सर, 1/2 आंसर है। मैं 1/2 को मार्क कर देता हूं, आंसर भी 1/2 ही दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। अब मैं करके आपको दिखा देता हूं, देखिए ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू के इंटू एल पावर 1/2, यानी y बाय एल इज इक्वल टू के बाय एल पावर हाफ। ठीक है, आप कह सकते हैं स्मॉल y इज इक्वल टू स्मॉल के पावर हाफ। तो एमपी के क्या होगा, एमपी के होगा आपका हाफ इंटू के पावर माइनस हाफ। तो फॉर गोल्डन रूल क्या करते हैं, फॉर गोल्डन रूल एमपीके इज डेल, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर रही, टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट है, तो एमपीके इज डेल, यानी 1/2 इंटू के पावर हाफ इज इक्वल टू डेल के पावर हाफ इज इक्वल टू 1/2 डेल के स्टार गोल्ड है 1/4 डेल स्क्वायर। और y स्टार गोल्ड क्या होगा, y है आपका k पावर हाफ यानी 1/2 डेल। ठीक है, राइट। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर क्योंकि स्टेडी स्टेट है, गोल्डन रूल स्टेडी स्टेट भी होता है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन बराबर होता है। इन्वेस्टमेंट क्या है, s इंटू वाई यानी s/2 डेल, और डेप्रिसिएशन क्या है, डेल इंटू के यानी डेल इंटू 1/4 डेल स्क्वायर, मतलब 1/4 डेल। तो फॉर स्टेडी स्टेट, क्योंकि स्टेडी स्टेट भी है, I इज डेप्रिसिएशन, I इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन यानी कि s/2 डेल इज इक्वल टू 1/4 डेल, डेल डेल कैंसिल, s इज 2/4 यानी कि 1/2। ठीक है, खुश हो गए मेहनत करा के मुझसे, मिल गई तसल्ली। चलो, आपकी खुशी हमारे लिए सबसे खुशी की बात है कि आप खुश हैं, मगर ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की होती है कि जब बच्चे कहते हैं एग्ज़ाम देने के बाद सर जो आपने पढ़ाया वैसा ही क्वेश्चन आए और बहुत बढ़िया से हमने कर दिए, और जब उनका सिलेक्शन होता है और उसके बाद जब वो फ़ोन करते हैं सर मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा एडमिशन हो गया डीएससी के अंदर, आईएसआई के अंदर, तो वो खुशी जो होती है उसको बयान कर पाना संभव नहीं है मेरे लिए। ठीक है जी, तो अब ज़्यादा इमोशनल बातें नहीं करते, प्रैक्टिकल बातें करते हैं। ये क्वेश्चन 16 मैंने आपको बताया, देखो अभी अभी, कि जब कभी भी याद रखना, जब कभी भी कॉफ डगलस रिडक्शन फंक्शन है स्मॉल y इज इक्वल टू स्मॉल के पावर अल्फा, तो वो जो अल्फा है वो अल्फा ही वो सेविंग रेट है जो आपको गोल्डन रूल लेवल स्टेडी स्टेट देगा। इस बात को लिख लो। जिन बच्चों ने लेक्चर हमारे साथ कोर्स पढ़ा है उनको हमने इस बात को डिटेल में वेरीफाई भी करवाया हुआ है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है और सिर्फ यूट्यूब पे हमारा ये डेमो लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, इस बात को लिख लो, याद रख लो, एमसीक्यू में काम आएगा। ठीक है, चलिए अब आज की कथा को यहाँ पे विराम देते हैं। इसके अगले क्वेश्चंस को नेक्स्ट लेक्चर में, आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, वन लेक्चर बहुत हैवी हो जाते हैं, फिर उसको कंपाइल करना मुश्किल होता है। तो अब ये फर्स्ट 16 क्वेश्चंस मैंने आज की क्लास में आपके साथ करे डिस्कस डीएससी 2019 के। होपफुली ये बातें आप समझ गए हैं। कोई भी समस्या, परेशानी, उलझन, कोई बात, कोई आप जानना चाहते हैं कि सर मैं डीएससी में, आईएसआई में कोई क्राइटेरिया जानना चाहता हूँ, मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा, या मेरा कहीं मेरे परसेंटेज अच्छी है तो क्या मेरा डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा मेरिट बेसिस पे, कुछ भी कोई भी क्वेरी आपके मन में है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। सर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नजर आ रहा है 9899192027। मेल कर सकते हैं, मेल आईडी भी लिखिए यहाँ पे dheerajsuriclasses@gmail.com। फुल कोर्स लेक्चर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं वेबसाइट के थ्रू। हमारी वेबसाइट भी लिखिए www.primeacademy.in। ठीक है,
और इस वेबसाइट पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद हम इन्फॉर्म करेंगे व्हाट्सएप के थ्रू, हम आपका अकाउंट एक्टिवेट करेंगे, लेक्चर्स डाउनलोड करेंगे, प्ले करेंगे। एज सिंपल एज दैट। बीच में एक प्रोसेस नहीं बोली फीस की, वो ठीक है जब आप कांटेक्ट करेंगे, जो बच्चे पढ़ना चाहेंगे तो उनके साथ करेंगे उस बात में चर्चा। ठीक है जी, तो मैंने कोशिश की आपको सिखाने की सब बातों को। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। कोई भी उलझन हो, कोई बात हो, आप मुझसे पूछना चाहें, कांटेक्ट करना चाहें, कीजिएगा। राइट, ओके जी, थैंक यू।